सोने चांदी की तो बात हमने की, जहां पर प्राइसेस पे इम्पैक्ट देखने को मिला है, और दूसरा जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुई है, और तीसरा ये कि जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं भारत की तरफ से जो यूएस जाएंगे उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की एक्सपेक्टेशन है। $10 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है इंडियन ज्वेलरी का यूएस में, और उसके ऊपर एक इमीडिएट इम्पैक्ट हम मार्केट्स में पड़ता हुआ देखेंगे। मिलिए तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन मेटल्स को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक इमीडिएट प्राइस रिएक्शन हमने आता हुआ देखा है। 4% की गिरावट ओवरनाइट हमने कॉपर में बनते हुए देखी थी, और अभी भी गिरावट जारी है। एल्यूमिनियम 10 हफ्ते के लोज पर कारोबार कर रहा है, और जहां तक जिंक की बात है, वेल यहां पर लगातार गिरावट है। अगर इस साल की भी बात की जाए तो जिंक में करीबन 7.5% की गिरावट के साथ कारोबार है। जिंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे साल में, और वो प्रेशर अब यहां पर बरकरार बनता हुआ नजर आया भी है। आप देख सकते हैं आधे से 1% की गिरावट फिलहाल भी देखने को मिल रही है। अजय, कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल एज अ पैक को? देखिए, पूरे मेटल पैक डेफिनेटली जब इकोनॉमी को रिकवर करना है तो मेटल की रिक्वायरमेंट रहेगी भी। और इनफैक्ट अगर लास्ट वीक तक की बात करें, कॉपर ने जिस दिन से $10,000 का लेवल ब्रीच हुआ तो ऐसा लग रहा था कि 10,800 तक तो आराम से निकल जाएगा, बट आज उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में अच्छा खासा फॉल है। इसका मेजर कारण है जो यूएस के इंपोर्ट्स हमने पिछले महीनों में देखा है बिकॉज ऑफ टैरिफ के डर की वजह से, वो एक फैक्टर था जो प्राइजेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। टेम्पररी मुझे लगता है ये ओवर हम बोल सकते हैं जो रैली आई थी उसमें एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे कॉपर भी एक रिट्रेस कर सकता है, लेट्स से 95 9550 एलएमई पे, डोमेस्टिक मार्केट पे लेट्स से 856 से 860, बट कोई ऐसा बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है। हाँ, जिंक के लिए तो जिंक और एल्यूमिनियम ये दो काउंटर थोड़े से ज्यादा ओवर रिएक्टेड दिखेंगे, जहाँ पे मे बी पॉसिबल है टेम्पररी हम जिंक के अंदर भी लेट्स से 250 252 तक का एक पुल बैक देखेंगे। एल्यूमिनियम में अराउंड 235 के आसपास का पुल बैक देखेंगे, तो छोटा एक पुल बैक दोनों दिनों तीनों काउंटर में रहेगा। बट आई थिंक ये बड़ा इवेंट जैसे मैं बता रहा हूँ हो चुका है, तो अगले हफ्ते से हम स्टेबिलिटी देखेंगे। आज मॉर्निंग में चाइना से जो सर्विस के नंबर्स भी आए वो भी ठीक ठाक ही है, तो मे भी पॉसिबल है अगला 2 दिन थोड़ा सा पैनिक रहेगा, बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स बेस मेटल अपने आप को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। हम्म। बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी कर लेते हैं, क्योंकि जो जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की तरफ से वो ऑफ कोर्स टेक्सटाइल को लेकर हैं और राइस को लेकर हैं। हमारे साथ अब एमजे खान जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर खान, शुक्रिया आपके समय के लिए। कैसे थैंक यू। देखते हैं आप 27% का ये टैरिफ, और जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से होते हैं एग्रीकल्चर के यूएस को इन सेंस ऑफ टेक्सटाइल एंड राइस, क्या इम्पैक्ट देखते हैं उसका? देखिए, राइस पे तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह हम्म। यह है कि जो मेजर कॉम्पिटिंग कंट्रीज हैं वो हमसे ज्यादा टैरिफ उन पे लगाया गया है। जैसे वियतनाम पे 36%, थाईलैंड पे 44%, तो इस वजह से, और इंडोनेशिया पे भी शायद 34% है, तो हमसे ज्यादा उन पे टैरिफ है, तो रिलेटिव एडवांटेज आ गया उसमें। स्पाइसेज में जहाँ तक बात है वो प्राइस सेंसिटिव इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी सेंसिटिव है। एंड इंडिया इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्सिंग हब फॉर इम्पॉर्टेंट स्पाइसेज, तो उस पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये दो सेक्टर से नहीं पड़ेगा। टेक्सटाइल पे जो थोड़ा पड़ेगा, मुझे लगता है 5-7% का डिफरेंस आ सकता है टोटल एक्सपोर्ट्स में। अभी तो कोई $5.5 बिलियन का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है यूएस को, मुझे लगता है कि वो इंटैक्ट रहना चाहिए या मार्जिनली बढ़ सकता है। डॉक्टर खान, एक और चीज़, हम सुबह से यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जो सबको नज़र आती है कि ठीक है, नेगोशिएटिंग टेबल पे तो यहाँ पर इंडिया एंड यूएस बैठेंगे ही, बायलैटरल ट्रेड की यहाँ पर बात हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ देखेंगी, जैसे ज्वेलरी सेक्टर से हम बात कर रहे थे, उनका भी मानना है कि यहाँ पर सप्लाई चेन या रूट चेंज होते हुए नजर आएंगे, फ्रॉम इंडिया टू दोज कंट्रीज़ जहाँ पर शायद टैरिफ्स कम है, फिर वहाँ से यूएस। आप कहेंगे ये पूरा मैप इन दैट सेंस चेंज होगा? वो तो डिस्ट्रप्शन तो होगा ही, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा। नई कंट्रीज इमर्ज करेंगे जिनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा आएंगे। पाकिस्तान का मुझे पता नहीं क्या टैरिफ रेट लगा है। अगर टैरिफ रेट इंडिया से ज्यादा लगता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इंडिया से कम टैरिफ लगा है पाकिस्तान पे, तो वो राइस में, जैसा 2 साल पहले हमने देखा इंडिया में राइस का जब एक्सपोर्ट बैन लगा, तो जितना क्वांटिटी इंडिया ने लूज किया, एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी कोइंसिडेंस था कि पाकिस्तान ने उतना गेन किया। तो यहाँ पर भी वो फैक्टर हो सकता है। तो लेट मी लुक एट द फिगर कि पाकिस्तान पे टैरिफ कितना ट्रंप ने लगाया है। मुझे लगता है शायद कम ही लगाया है, क्योंकि न्यूज में आया नहीं है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान थोड़ा, इंडिया अपने राइस की एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान को लूज कर सकता है। स्पाइसेस का कुछ एक्सपोर्ट जो है वो अफ्रीका को लूज कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि स्पाइसेस जो है वो क्वालिटी ड्रिवन ज्यादा है। और मुझे लगता है कि
टेक्सटाइल का मुझे स्टडी करना पड़ेगा क्या होगा, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग रहा है टेक्सटाइल थोड़ा हिट करेगा, एग्रोकेमिकल्स भी थोड़ा हिट कर सकते हैं, क्योंकि यूएस एंड ब्राजील दो ही सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया टोटल एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट, ये दो कंट्री अकाउंट करती हैं। तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हिट ऑन एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट, जो शायद करेंटली टोटल एक्सपोर्ट 3 बिलियन या $3.5 बिलियन के आसपास है इधर। डॉक्टर खान, एज ऑफ नाउ बाजार ये भी सोच रहा है कि कुछ रिटेलिएटरी मेजर्स आ सकते हैं या कुछ नेगोशिएशंस की तरफ हम जा सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि अगर बाकी कंट्रीज स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस तो ये यहाँ इसे पीछे भी लिया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। आप कहेंगे ये एंड गेम नहीं है, शायद ये शुरुआत है और यहाँ से और वॉलेटिलिटी देखने को मिल पाएगी? मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट टाइम रहते ही डिप्लोमेटिक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था, तो डीपर लेवल एंगेजमेंट, इनफैक्ट कॉमर्स मिनिस्टर हिमसेल्फ कैम देयर फॉर ऑलमोस्ट ए वीक और सो, हाई लेवल एंगेजमेंट चल रहा है। तो रिटेलिएटरी मेजर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जियो पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स हैं वो न तो इंडिया को सूट करेंगे एस्केलेट करने का, यूएस को डेफिनेटली नहीं करेंगी, एंड दोनों को नहीं करेंगे। सो देयरफॉर यूएस में कम डाउन फ्रॉम इट्स वेरी हार्श स्टेटेड पोजीशन, कहीं ना कहीं निगोशिएशन में मॉडरेशन आ जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि ये अनाउंसमेंट वगैरह तो ट्रम्प की हैबिट है कि बड़े अनाउंसमेंट जल्दी कर देने का, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद जब सेटल्ड पॉलिसी डायलॉग्स होंगे उसमें मुझे लगता है निगोशिएटिंग टू ए मॉडरेट लेवल होगा। डॉक्टर खान, एक फाइनल सवाल दें, और जो ये कॉन्वर्सेशंस हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं, अगर हम बायलैटरल ट्रीटीज़ की यहाँ पर बात करें, एफटीएस की बात करें, हमने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पहल इंडिया की तरफ से आते हुए देखी है। फूड एज एन इंडस्ट्री एंड ग्लोबल मार्केट्स को अगर एज ऑफ नाउ देखा जाए तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम टैरिफ्स? लंबे टाइम से हम लोग डिस्कशन किए, इनफैक्ट शायद 2 या 3 बार आपके चैनल पर भी इस पर चर्चा हुई है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसी जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज पे बेस्ड हो, कंज्यूमर प्रेफरेंस पे बेस्ड हो, कंट्रीज के अपने लोकल प्रोडक्शन डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए कम्पिटिटिव स्टडी के हिसाब से। तो एक तो ये जो नीजर पॉलिसी रिएक्शंस होते हैं, जैसे राइस जब यहाँ पे बैन एक्सपोर्ट पे लगा दिया तो बहुत जरूरत उस टाइम पे नहीं थी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल लेवल के स्टॉक्स थे और जो इंडिकेशन थी क्रॉप के वो भी इतनी खराब नहीं थी। तो एक तो ये बड़ा रहता है कि नीजर रिजेक्शन का। दूसरा सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स के हिसाब से जो एक्सपोर्ट रिजेक्ट होते हैं उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और नॉन टैरिफ बैरियर पे जो इंडिया लंबे टाइम से खेलती रही है, मुझे लगता है ट्रम्प के आने के बाद उसको खेल पाना मुश्किल होगा। इसका मतलब रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अराउंड देन ब्रांड इंडिया को मजबूत करने की जरूरत है वर्ल्ड वाइड। तो एज ए रिलायबल सोर्सिंग बेस फॉर ए कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड ऑफ ए गुड क्वालिटी, वो एंड देन प्रोमोटिंग एज ए ब्रांड इंडिया। तो यहाँ पे जो रेजिड्यूज का एक इशू आ जाता है, केमिकल रेजिड्यूज का या और चीजें आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा एक क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट जो रिजेक्शन होने से जो एक शॉक लगता है लंबे टाइम तक आफ्टर मार्थ इफेक्ट आते हैं उसके, उन सबसे बचने की जरूरत होगी। तो ब्रांड इंडिया जैसे टीम में हम स्पेस खोते जा रहे हैं श्रीलंका को एंड अदर कंट्रीज को जी, एंड चाइना ऑफ कोर्स ऑफ लेट हैज इमर्ज्ड रैपिडली। तो हम लोगों की जो बड़ा लेट बैक स्टाइल रहा है, जैसे चाय में रिजुविनेशन ऑफ टी गार्डन्स इज ड्यू फॉर मेनी 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 इयर्स, इनफैक्ट एब्सोल्युटली। तो पुराने पौधों की एक बूढ़े आदमी की एक कैपेसिटी होती है, तो उस पर डिपेंड करके कितने कोशिश दूसरी करना, इट डजंट वर्क। एब्सोल्युटली। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हैं जो देयरफॉर कमोडिटी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। और मैं तो इसको कई बार कह चुका हूँ, कमोडिटी स्पेसिफिक बोर्ड बनाने की जरूरत है। जो एपिडा वगैरह बनाने दिया गया है वो नहीं चल पा रहे हैं, जो गवर्नमेंट 4-5 तो जैसा वर्ल्ड वाइड होता है स्टेक होल्डर्स देमसेल्व्स फार्म। तो मैं भी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की तरफ से इनको एक तरीके से पेपर फाइनलाइज हुआ है कि वी शुड बी क्रिएटिंग सम बोर्ड्स इन द मंथ्स टू कम टू सपोर्ट एक्सपोर्ट विद अ फोकस स्ट्रैटेजी अराउंड दैट कमोडिटी, बिकॉज एक कमोडिटी एग्रीकल्चर में दूसरे से बिल्कुल कोई ताल्लुक रखती ही नहीं रखती है। So therefore differentiated strategy for different markets, for different market dynamics and for different kind of set of rules, everything is different. So therefore वो approach लगा की जरूरत है। तो टैरिफ एक पार्ट है, but this tariff slapping should be taken as an opportunity कि हमको जो आमूल चूल परिवर्तन करना है अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि हम लोग को इस 9% के आसपास दुनिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं वैल्यू टर्म्स में, एक्सपोर्ट में 2% के आसपास रहते हैं। तो ये डिस्टेंस कैसे ट्रैवल है, 2 से 4% जाएंगे तो मुझे लगता है कि सीधे $100 बिलियन क्रॉस हो जाएगा। तो वी शुड टारगेट कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमको कैसे 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा अपना ले जाना है। जब हमारा प्रोडक्शन में 9% के आसपास है तो वाई नॉट
4.5% एटलीस्ट, इफ नॉट 9%। उसके लिए जो Point. जरूरत है, तो ये वेकअप कॉल के तौर पे ले कि हमको लॉन्ग टर्म मार्केट में स्टैंड करना है, ऐसे टैरिफ को भी फेस करना रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो let it be, this is a good call for action. I absolutely take your point, डॉक्टर खान। और ऑफ कोर्स जो टैरिफ्स के साथ है वो तो है ही, जो रिएक्शन हम आता हुआ देखेंगे, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसे एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए और जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको शायद अब उन पर काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की और ब्रांड इंडिया के जो चीज़ है उसको मजबूत भी करने की। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मिल जाते आते अजय, आपसे एक फाइनल कॉल लेना चाहेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर। आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और क्या कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बन के निकल रही हैं? देखिए, मुझे डेफिनेटली जो यूएस टैरिफ का उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट्स पे, बट मुझे लगता है अभी जो लोकल न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हल्दी में हमने 2 दिन से कंटिन्यू सर्किट लगते हुए देखा है और आज भी मार्केट 1% के ऊपर है, जो दर्शाता है कि जो बैलेंस शीट टाइट की मैं बात कर रहा था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज भी मुझे लगता है कि हल्दी दिन में तेज रहेगी, बट थोड़ा कॉशियस रहिए कि 12% बढ़ा हुआ है। 14,800 पे लेना है, 14,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 15,400 तक का टारगेट हम हल्दी में देखेंगे। सिमिलरली धनिये में भी हमें लगता है कि तेजी जारी रहेगी, जहां पे 7,970 पे लेके चलिए, 7,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8,100 तक का लेवल रहेगा। एक कॉटन सीड ऑयल के ऊपर नजर रखिए, यहाँ पे मुझे लगता है अप्रैल वायदे में भी अगर हम 2870 पे लेके चलते हैं तो 2980 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो कुल मिला के पूरे एग्री में हम धीरे धीरे हरियाली वापस लौटते हुए देखेंगे। ऑल राइट, तो कुछ पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हुए एग्रीकल्चर में, और यही सेंस डॉक्टर खान भी यहाँ पर दे रहे थे कि कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है एक्चुअली स्पाइसेस में, और जहाँ तक चावल में है यहाँ तो कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिल ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका भी साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ पर।